मोल कॉन्सेप्ट में पहला चैप्टर, पहला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, जो भी हम कंपाउंड बनाते हैं, ये जो कंपाउंड होता है 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। टू और मोर देन 2 एलिमेंट से मिलके बना होता है। ये जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलके ये कंपाउंड बनाया गया होता है, इसको कुछ लॉ है, जैसे 5th लॉ है, ये गवर्न करती है। जो ये कंपाउंड है, मान लो कोई हमने कंपाउंड बनाया, ये कंपाउंड जो है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होगा। ये 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर ये जो कंपाउंड बना है, ये 5 लॉ के द्वारा गवर्न होता है। ठीक है, तो ये 5 लॉ कौन कौन से हैं? ये किसके अंदर आता है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। यानी एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट कैसे मिलकर कंपाउंड बना रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कितने लॉ हैं? 5 लॉ। 5 लॉ में हमारा पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है? तो मास कंजर्वेशन का मतलब है, कंजर्वेशन का मतलब है कि कंजर्व रहेगा। किसमें? किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, कौन सा केमिकल रिएक्शन कोई भी होगा, उसमें जो मास रिएक्टेंट में होगा वही मास प्रोडक्ट में होगा। जैसे हम एक केमिकल लेके दिखाते हैं, ये केमिकल हमारा 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके क्या बना? 2 वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम, ये क्या है हमारा? ये रिएक्टेंट है और ये क्या हमारा? प्रोडक्ट बनने से पहले ये हमारा एलिमेंट था। एलिमेंट का मास देखो, एक हाइड्रोजन का एक, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, तो 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? 32 ग्राम। टोटल कितने हो गए? 36 ग्राम। यानी रिएक्टेंट में कितने थे मास? 36 थे। रिएक्टेंट होने के बाद देखो, एक H2O का 18, 2 H2O है तो कितना हुआ? 36 ग्राम। यानी रिएक्टेंट होने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है तो भी मास कितना है? 36 ग्राम है। यानी 36 ग्राम इनिशियल भी है और 36 ग्राम फाइनल भी है। ये तो क्या हो रहा है? रिएक्टेंट होने के बाद मास कंजर्व रह रहा है, मास कंजर्व रह रहा है, तो ये मास कंजर्वेशन इस लॉ में आएगा। ये लॉ जो दिया गया था इसलिए दिया गया था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कराएंगे, कोई भी केमिकल रिएक्शन कराएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास कंजर्व रहेगा। जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना मास प्रोडक्ट में रहेगा। ये है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के बाद दूसरा लॉ हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में क्या है? तो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ये वेट के टर्म में बताया गया। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या बताया गया? वेट के टर्म में बताया गया। पर जो वेट है, जैसे ये किसके टर्म में बताया गया? परसेंटेज बाई वेट के टर्म में। किसके टर्म में? वेट के टर्म में बताया गया। यानी जो मॉलिक्यूल हमें मिलेगा या जो कंपाउंड हमें मिलेगा, ये कहां से मिल रहा है इस पे डिपेंड नहीं करेगा।
लेकिन उसका वेट उसमें कितना होगा किसी एलिमेंट का वो फिक्स होगा। जैसे हमने वाटर हम कुएं से निकाल लें, या वाटर हम पाइप से निकाल लें, या वाटर कहीं समुद्र से लेके आए, लेकिन जो वेट होगा उसमें ना, हाइड्रोजन का जो वेट होगा वो फिक्स होगा, ऑक्सीजन का जो वेट होगा वो फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देख लो, ये हमारा वाटर है, ये वाटर एक नेचुरल हो गया, क्या हो गया, हम नेचुरल कहीं से निकाल रहे हैं, नेचुरली ये वाटर हमने एक जगह से कहीं से देख लिया, निकाल लिया। दूसरा हमने कहीं इसको, इस वाटर को हमने क्या किया, बनाया, उसमें देखेंगे हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज, तो जो नेचुरल हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा वही जो हमने बनाया है उसमें भी वही परसेंटेज होगा, जो ऑक्सीजन नेचुरल में होगा उतना ही परसेंटेज सिंथेसिस में होगा, जो हमने बनाया है उसमें होगा, आर्टिफिशियल मीडियम से जो हमने बनाया उसमें होगा। समझ में? जैसे यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकाल ले, जैसे हाइड्रोजन कितना है इस मॉलिक्यूल में, 2 है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, टोटल मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा हमारा क्या आएगा, बाई परसेंटेज बाई वेट आ जाएगा। ठीक है, तो जितना परसेंटेज हाइड्रोजन का नेचुरल मीडियम में होगा उतना ही परसेंटेज हाइड्रोजन का सिंथेसिस मीडियम में होगा, वाटर के मॉलिक्यूल में। आया समझ में? तो ये हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन यही है, कोई भी कंपाउंड हम नेचुरल में ले या सिंथेसिस कहीं हम लैब में बना रहे हैं, उसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स होगा। इसी बात को गैलुसेक लॉ ने बताया, इसी बात को तीसरा जो लॉ है गैलुसेक, गैलुसेक लॉ ने इसी बात को क्या बताया था, परसेंटेज बाई वॉल्यूम के रूप में बताया था। जैसे ये बोल रहे हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन में बोला गया कि वेट जो है क्या होगा, कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, जितना हाइड्रोजन का होगा नेचुरल मीडियम में उतना ही सिंथेसिस मीडियम में। इसी बात को गैलुसेक लॉ वॉल्यूम के टर्म में बोला। वॉल्यूम के टर्म में क्या बोला, वॉल्यूम के टर्म में क्या बोला, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया हमने, वाटर बनाया, वाटर बनाया, यानी हाइड्रोजन की वॉल्यूम 2b ले रहे हैं, ऑक्सीजन की वॉल्यूम b ले रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, 1b बनेगा, क्या बनेगा, b बनेगा। तो ये जो रेशियो है ये क्या है, फिक्स है। वॉल्यूम का जो रेशियो होगा यानी प्रोपोर्शन होगा वो फिक्स रहेगा, चाहे नेचुरल मीडियम में ले या सिंथेसिस मीडियम में ले। समझ में? जो बात डेफिनिट प्रोपोर्शन में वेट के टर्म में बताया गया, गैलुसेक लॉ ने उसी बात को वॉल्यूम के टर्म में बताया। उन्होंने कहा था कि वेट क्या होगा, कांस्टेंट, वेट का जो प्रोपोर्शन होगा क्या होगा, चाहे नेचुरल मीडियम में रहे या सिंथेसिस मीडियम में ले, क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये वाला वॉल्यूम के टर्म में बताया था। यानी 3 लॉ हमारा क्लियर हुआ। पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा मास क्या होगा, कंजर्व रहेगा। दूसरी बात लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी ये हमें डिपेंड नहीं करता है कि हमारा सोर्स क्या है, लेकिन उसमें जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहेगा। है समझ में? उसी बात को गैलुसेक लॉ वॉल्यूम के टर्म में बोले थे कि कोई बात नहीं, सोर्स कहीं भी हो, जो वॉल्यूम का कंपोजिशन होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। है समझ में? चौथा लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है कि जैसे 2 एलिमेंट है ए और बी, 2 एलिमेंट है, मिलके मोर देन 2 कंपाउंड बनाए या मोर देन 1 कंपाउंड बनाए, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए। जैसे एक है AB2 बना दिया, एक AB3 बना दिया, A2B2 बना दिया, ये कंपाउंड बनाया।
एक से ज्यादा कंपाउंड, ये दो एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे तो इनका जो रेशियो होगा, ये रेशियो जो होगा वो होल नंबर में आएगा, हमेशा होल नंबर में रेशियो रहेगा। जैसे इसका रेशियो क्या है 1:2 है, इसका रेशियो क्या है 1:3 है, इसका रेशियो क्या है 1:1, 2:2 यानी कट के क्या आ जाएगा 1:1। यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये है कि जो दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जो उनका रेशियो होगा होल नंबर में होगा। क्या होगा, होल नंबर में आया समझ में। जैसे कंपाउंड देखो, नाइट्रोजन का कंपाउंड है और ऑक्सीजन मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। एक तो हमारा NO है, दूसरा NO2, तीसरा है N2O और N2O3, ये कंपाउंड बनता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहा है, लेकिन सारा जो है इनका रेशियो जो है होल नंबर में है कि नहीं है। यानी इनके कहने का मतलब है कि रेशियो 6.5 B 7.3 ऐसे नहीं होगा, ये नहीं है। इनके कहने का मतलब यह है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये कहना चाहते हैं कि जो दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो स्मॉल होल रेशियो में, होल नंबर में इनका रेशियो होगा। आया समझ में। ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पांच वाला है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो लॉ क्या है? एवोगैड्रो लॉ क्या है? एवोगैड्रो लॉ में एवोगैड्रो साहब ने ये कहा था कि जैसे कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, कोई कंपाउंड लेते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई कंपाउंड लिया, अगर उनका वैल्यूम क्या है इक्वल है, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका वैल्यूम क्या है इक्वल है। मान लो कोई कंपाउंड ले लिया हमने, एक CO2 ले लिया और दूसरा H2 ले लिया, दो कंपाउंड लिया हमने, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे इनका वॉल्यूम क्या है V है, इसका भी वॉल्यूम क्या है V है, इसका भी वॉल्यूम क्या है V है। तो इसके क्या होंगे, एवोगैड्रो ने कहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा इक्वल। एवोगैड्रो ने यह कहा था कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर लेंगे, क्या कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर लेंगे, अगर दो कंपाउंड लेते हैं उनका वॉल्यूम अगर इक्वल है तो उनका मॉलिक्यूल भी क्या होगा इक्वल होगा। यही बात अपने एवोगैड्रो लॉ में बताया था। यही पांच लॉ कोई कंपाउंड बनता है तो उसको गवर्न करता है, यानी इस 5 लॉ के अकॉर्डिंग कोई कंपाउंड बनाया जाता है। जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन था वो केवल हमने क्या बोला था, केमिकल रिएक्शन पे, केवल केमिकल रिएक्शन पे क्या था वैलिड है। रेडियो एक्टिव रिएक्शन होगा तो उस पर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है केवल केमिकल कंपोजिशन पे, केमिकल रिएक्शन में यूज होगा। दूसरा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन जो हमने बताया था, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन आइसोटोपिक रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि आइसोटोपिक रिएक्शन में क्या होता है कि उसमें मास चेंज हो जाता है, और इन्होंने क्या था कहा था कि मास का जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहेगा चाहे सोर्स कोई हो, तो वहां वैलिड होगा नहीं वैलिड होगा। आइसोटोप के लिए वैलिड नहीं होगा ये लॉ। आया समझ में। तो दो कॉन्ट्राडिक्शन था, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 लॉ गवर्न करेगा किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए। आया समझ में। आगे हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास निकालते किसके लिए है पहले ये जानो।
एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप के लिए निकालते हैं। किसके लिए? आइसोटोप के लिए निकालते हैं। मान लो कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका आइसोटोप है, एक से ज्यादा आइसोटोप है। जैसे मान लो क्लोरीन का, क्या क्लोरीन का आइसोटोप एक 35 है, दूसरा क्या है? अब इसका एवरेज एटॉमिक मास तुम्हें पता है कि 35 है, 35.5। ये क्या है? इसका एवरेज एटॉमिक। अगर हम कह दें इसमें इसका कितना परसेंटेज है और इसका कितना परसेंटेज है, तो कैसे निकालोगे? 35 into x plus 37 into 100। इसी के लिए फॉर्मूला आता है, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू A1 इंटू परसेंटेज प्लस A2 इंटू परसेंटेज। जैसे जैसे आगे होगा आइसोटोप आएंगे अपॉन टोटल परसेंटेज कितना? 100। A1 का मतलब एटॉमिक मास पहले वाले का इंटू उसका परसेंटेज। A2 का मतलब एटॉमिक मास दूसरे वाले का इंटू उसका परसेंटेज अपॉन टोटल। हमारा इससे निकल के कैसे आएगा? देखो एवरेज एटॉमिक मास इसका पता है 35.5, A1 कितना है 35, इसका परसेंटेज है x प्लस A2 कितना है 37, इसका परसेंटेज 100 माइनस अपॉन। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू आ गई तो 100 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगी? क्लोरीन 37 की परसेंटेज आएगा। समझ में? तो इसको सॉल्व करके दिखाएं। नहीं। ये समझ में आया एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास मान लो अगर परसेंटेज दिया, मान लो कोई हाइड्रोजन क्या है 1s1 1d2 1, 3 आइसोटोप है, इसका परसेंटेज दे दिया 70%। हमने मान लिया, सपोज कर रहे हैं, ठीक है। इसका परसेंटेज क्या दे दिया 70%, इसका दे दिया 20% और इसका दे दिया कितना 10%। अब पूछे कि इस तीनों का एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू A1 इंटू परसेंटेज प्लस A2 इंटू परसेंटेज प्लस A3 इंटू परसेंटेज अपॉन। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। तो किसी का भी एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला यही होगा। आया समझ में? हाँ 1.4 मैंने यहाँ का है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं होगा। मैंने ये परसेंटेज अपने तरफ से सपोज किया इसलिए आया। एक्चुअल में अगर हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास देखोगे, ठीक है, ये परसेंटेज में वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज एटॉमिक मास समझ में आया? जिसको भी ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, कमेंट करके दोबारा अपना डाउट क्लियर कर सकता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ाया? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद क्या पढ़ाया? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला बताया। अब हम आगे पढ़ेंगे मोल कैसे निकालना है। तो मोल क्या होता है पहले ये जान लो। मोल क्या है? मोल पता है क्या है? क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैलकुलेट करने का 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उसमें से एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी होता है। इसकी यूनिट क्या है? मोल। और मोल क्या है? एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। क्या है? एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। यानी एक मोल हम कहें अगर हम एक मोल की बात कर रहे हैं तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए, हमें समझ में होना चाहिए कि हम कितने की नंबर की बात कर रहे हैं। तो 6.022 × 10⁻⁴
23 नंबर की बात कर, और यही नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो समझ में। तो हम एक मोल की बात कर रहे हैं तो हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻³ की बात कर रहे हैं। आए समझ में। मोल निकालने का 3 तरीका है, मोल निकालने का बस 3 तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है मोल निकालने का। पहला वेट दे तो वेट से मोल निकाल लेंगे, दूसरा नंबर दे तो नंबर से मोल निकाल सकते हैं, तीसरा वॉल्यूम दे तो वॉल्यूम से मोल निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि वेट से कैसे मोल निकालते हैं। तो पहला, वेट अगर दे, किसी एटम या मॉलिक्यूल का वेट दे, हमें मोल पूछे, क्या पूछे, मोल पूछे, तो कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन एटम होगा तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट। ये पहला फार्मूला है। दूसरा, अगर वॉल्यूम दे तो वॉल्यूम अपॉन 22.4 इसमें लीटर में, अगर 22,400 ये किस में होगा, अगर ये वॉल्यूम लीटर में होगा तो ये यूज करेंगे, ml में होगा तो ये यूज करेंगे। ये हमारा क्या है, ठीक है। तीसरा फार्मूला, नंबर दे, क्या दे, कोई नंबर दे। नंबर देगा तो क्या करेंगे, नंबर अपॉन एवोगैड्रो, ये क्या हो जाएगा, मोल का। यही 3 फार्मूला है जिससे हम मोल कैलकुलेट करेंगे, यही 3 फार्मूला है जिससे मोल कैलकुलेट करेंगे। अगर वेट देता है तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो मोल आ जाएगा। अगर वॉल्यूम देता है तो 22.4 लीटर में होगा तो लीटर से डिवाइड करेंगे, अगर ml में होगा तो 22,400 ml से मल्टीप्लाई का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मोल आ जाएगा। अगर हम नंबर दिया है तो नंबर में एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा। आया समझ में। यही 3 फार्मूला, इसी 3 फार्मूले से हम मोल निकालेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 3 फार्मूला तो सही है, हमें आता है, ठीक है, हमें 3 फार्मूला आता है। अगर हमें क्या दे दे, ग्राम दे दे, वेट में दे दे, कोई एटम या कोई मॉलिक्यूल का अमाउंट क्या दे दे, वेट में दे दे, और पूछे कि इससे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, तो क्या करेंगे, तो वेट देगा, वेट अगर देगा तो सबसे पहले कहां जाएंगे, मोल के पास। यानी एक कहानी है, जैसे हमें कहीं जाना होता है तो सबसे पहले हम कहां जाते हैं, चौराहे पे जाते हैं। चौराहे से अलग अलग डायरेक्शन है, जहां भी जाना होगा चौराहे के पास जाते हैं। तो ऐसे ही हमें वेट निकालना है तो सबसे पहले कहां आएंगे, मोल के पास आएंगे, वेट से मोल के पास आ जाएंगे। अब मोल के बाद हमें जो पता करना हो, वॉल्यूम पता करना होगा, वॉल्यूम पता कर लेंगे, नंबर ऑफ एटम पता करना होगा, नंबर ऑफ एटम पता कर लेंगे। तो कोई भी चीज दे सबसे पहले हम कहां जाएंगे, मोल के पास। अगर मोल से एटम पता करना होगा तो नंबर ऑफ एटम निकाल लेंगे, मोल से वॉल्यूम पता करना होगा तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, फार्मूला का यूज करके। आया समझ में, ठीक है। तो हम कहीं भी मतलब कुछ भी दे, चाहे वेट दे, नंबर ऑफ एटम दे या वॉल्यूम दे, अगर दूसरा टर्म पूछता है तो सबसे पहले हम कहां जाएंगे, वॉल्यूम के टर्म में, मोल के टर्म में, मोल से जहां भी जाना होगा हमें जाना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कराते हैं, अभी क्वेश्चन PYQ मिलेगा, हम यही एक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है हमारा सिल्वर 10.8 ग्राम, सिल्वर 10.8 ग्राम लेते हैं और हमें बताना है कि नंबर ऑफ एटम कितना हो, नंबर ऑफ एटम कितना।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस वेट से क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। 10.8 अपॉन 108, यानी सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना होता है, 108 होता है। तो वेट अपॉन एटॉमिक वेट इक्वल टू क्या आ गया, मोल आ गया। तो कितना आ गया, 0.1 मोल आ गया। अब मोल आ गया तो फार्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर से इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 0.1 इंटू, आया समझ में। ऐसे कुछ भी निकालना हो, अगर वेट देगा तो हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। अगर वेट देगा तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, किसके थ्रू, मोल के थ्रू। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम कहाँ जाना है, मोल पे जाना है। कुछ भी चीज दे सबसे पहले हम कहाँ पहुंच जाएंगे, मोल पे पहुंच जाएंगे। आया समझ में, इतना बात समझ में आया। मोल के तीनों फार्मूला समझ में आया, मोल के तीनों फार्मूला समझ में आया। पता चल गया कि एक चीज से दूसरे चीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो और जो भी होगा हम आगे और दिखाएंगे। अभी पीवाईक्यू क्वेश्चन लगवाएंगे, पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये इक्वल masses of hydrogen, oxygen, methane have been taken in container of volume V at temperature 27 degrees Celsius in identical conditions. The ratio of volume of gases hydrogen, oxygen, methane। यानी किसका पद पूछ रहा है, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। तो वॉल्यूम का रेशियो पता करने के लिए हमें कहा जाएंगे, दिया क्या है, इक्वल मास दिया है। क्या दिया है, इक्वल मास दिया है। इक्वल मास है तो मास से क्या करेंगे भाई, वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। मोल के बाद क्या है, वॉल्यूम अपॉन 22.4। रेशियो हमसे पूछ रहा है, तो रेशियो के टर्म में ये देखो, रेशियो के टर्म में जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो जो मोल का रेशियो है वही क्या है, वॉल्यूम का रेशियो है। और मोल का रेशियो क्या है, वेट क्या दे दिया है, इक्वल दे दिया है। तो वेट सब में इक्वल दे दिया तो ये भी कांस्टेंट हो गया। यानी मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट के। अब जो मोल का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, वॉल्यूम का रेशियो। आया समझ में, तो निकालो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या दिया है, मेथेन। ये तीन का रेशियो पूछा है। तीन का रेशियो में क्या है, NO1, N2 और N3। वेट तो सेम है, इसका आ जाएगा 1/2, इसका आ जाएगा 1/32, इसका आ जाएगा 1/, इसको ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको वेट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। और वेट के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू क्या आ जाएगा, होल नंबर के टर्म में आ जाएगा। 32 से 32 कटा 1, ये कटा 2 आ गया, और ये कटेगा 3 आ जाएगा। यानी रेशियो आ जाएगा 16:1:,
हमारा कौन सा आंसर आया? 16:1:2। ठीक है, आया समझ में? आया? कर लेंगे क्वेश्चन को। ये PYQ का क्वेश्चन है। ये PYQ का क्वेश्चन था, इजी था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। आया समझ में? चलो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज निकालने का तरीका, परसेंटेज 3 तरह से परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ सकता है। परसेंटेज का क्वेश्चन 3 तरह से पूछेगा। पहला, कोई कंपाउंड दे दे, क्या? जैसे यूरिया, NH2CO। ये क्या है? हमारा यूरिया है। ये कंपाउंड है। ये क्या है? कंपाउंड है। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, हाइड्रोजन भी है कि नहीं है? इस कंपाउंड में क्या पूछते हैं? हमें पूछ दे नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। इस यूरिया कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो कैसे निकालेंगे? तो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? जिसका भी परसेंटेज पूछे, जिस एटम का परसेंटेज पूछ रहा है, उस एटम का क्या लिखेंगे? ऊपर वेट लिख देंगे। उस कंपाउंड में जितने भी वो एटम होगा उसका वेट निकाल देंगे। तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। इस यूरिया कंपाउंड में कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में? अपॉन टोटल वेट, इस यूरिया कंपाउंड का टोटल वेट कितना होगा? 60 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन का परसेंटेज। आया समझ में? नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। यानी कोई कंपाउंड दे दे, अगर उस कंपाउंड में किसी एटम का पूछ ले कि इसका परसेंटेज कितना है इस कंपाउंड में, तो कैसे निकालेंगे? जिस एटम का पूछेगा उसका वेट अपॉन उस कंपाउंड का टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे, और क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे वाटर में पूछे कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो हाइड्रोजन का वेट, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का वेट, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का वेट कितना है? एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का वेट कितना आ गया? 2 आ गया। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन यानी टोटल वेट कितना आ जाएगा? 16 + 2 कितना आ जाएगा? 18। यानी 18 से टोटल वेट से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, और फिर क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी हाइड्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। आया समझ में? यानी अगर कोई कंपाउंड देता है, उस कंपाउंड में किसी एटम का क्या पूछ ले? परसेंटेज पूछ ले कि कितना परसेंटेज ये इस कंपाउंड में पाया जा रहा है, तो क्या करेंगे? उसका वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। आया समझ में? दूसरा परसेंटेज का क्वेश्चन कैसे आएगा? तो दूसरा परसेंटेज का क्वेश्चन लाने के लिए एक पूछ देगा कि कोई एटम का परसेंटेज दे देगा, कोई एटम का परसेंटेज दे देगा, ठीक है, और पूछेगा कि किसी कंपाउंड में ये वेट है, मतलब इस एटम का क्या कर दे? परसेंटेज दे दे, और पूछेगा कि उस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो सकता है। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना हो सकता है, ये पूछ दे, तो कैसे निकालेंगे? जैसे एक क्वेश्चन है, इंसुलिन, क्या है? इंसुलिन में सल्फर का परसेंटेज दे दे 0.0332। ये क्या है? सल्फर का परसेंटेज। इंसुलिन में क्या दे दिया? सल्फर का परसेंटेज दे दिया। अब पूछ दे किस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम क्या हो सकता है, तो कैसे निकालेंगे? एक फार्मूला है, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू
ए गिवन इंटू 100 इंटू 10 अपॉन जो एटम का दिया परसेंटेज दिया है, ये फार्मूला है। इस फार्मूले में टर्म देखो, ए पूछ रहा है, ए क्या है, ए जो जिस एटम का परसेंटेज दिया है उस परसेंटेज उस एटम का क्या है, एटॉमिक मास। क्या है, एटॉमिक मास। आया समझ में। और एन क्या रखेंगे, तो एन याद रख लो, जो भी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट अगर पूछेगा तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे। आया समझ में। सर वरना फिर अगर 1 ही रखना तो फिर ये फॉर्मूले में हाँ, अगर इसका एक्चुअल अगर कहीं कहीं क्वेश्चन में दे दे कि सल्फर के उस एटम में कितना हो, उस मॉलिक्यूल में उस कंपाउंड में सल्फर का एटम मान लो हमने दे दिया 3 है, तब तो हमें यहाँ एन रखना पड़ेगा। लेकिन जब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो एन की वैल्यू 1। आया समझ में। ठीक है, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालना हमें इंसुलिन का। क्या दिया है, सल्फर दिया है। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, इंटू 100 इंटू 1/0.0। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 10 के पावर। आया समझ में। ये क्वेश्चन समझ में आया। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन समझ में आया। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन समझ में आया। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट में क्या है, देखो अगर एन की वैल्यू अगर क्वेश्चन में देता है तो क्या करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे। अगर नहीं है तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का एन के वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। आया समझ में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन परसेंटेज के थ्रू कैसे आता है, फार्मूला बनाने को आएगा। 2 या 3 क्या दे दे, कम एटम दे दे, उसका परसेंटेज दे देगा और उससे पूछेगा कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा या मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, उससे पूछेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, पीवाईक्यू में क्वेश्चन अभी मिलेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लो कार्बन का परसेंटेज कितना दे दे, 38%। हाइड्रोजन का परसेंटेज 9% और ऑक्सीजन का परसेंटेज तो बाकी जो बचेगा 50% जो भी होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज है, परसेंटेज बाय वेट है। क्या है, परसेंटेज बाय वेट के टर्म में। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, जो कंपाउंड में जो एटम होता है ना, कंपाउंड में जो एटम होता है वो मोल के टर्म में होता है। क्या होता है, मोल के टर्म में होगा। ये परसेंटेज बाय वेट दिया है ना, जो वेट दिया तो वेट से क्या करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे, एटम के मोल में कन्वर्ट करेंगे। और एटम के मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं। तो इस परसेंटेज को क्या करेंगे, मोल के टर्म में लाएंगे। यानी 38% है, बाय वेट है, तो इसके एटॉमिक वेट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे, अबाउट में हम 3 लिखेंगे। ठीक है, ये आएगा 9/1, तो ये कितना आ गया 9। ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन 50% है, तो डिवाइड कर देंगे 16 से, तो क्या आ जाएगा 48 डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता तो उस कंपाउंड में कार्बन का कितना मोल, 3 मोल। मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता तो उस कंपाउंड में हाइड्रोजन का 9 मोल। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछता तो उस कंपाउंड में ऑक्सीजन का मोल 3 मोल। आया समझ में। यानी इसका फार्मूला क्या हो गया, C3H9। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर एम्पिरिकल फार्मूला पूछता तो क्या करते, जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर देंगे सब में। तो सबसे छोटा यहाँ 3 है, 3 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ गया 1,
ये क्या आ गया 3 और ये क्या आ गया। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया, आया समझ में। यानी परसेंटेज का 3 क्वेश्चन आ सकता है और तीनों क्वेश्चन हमने बता दिया। पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कोई कंपाउंड दे दे और उस कंपाउंड में पूछे कि एटम का कितना, उस कोई एटम का परसेंटेज पूछ ले। जैसे यूरिया में हमने नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ लिया, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू नाइट्रोजन का वेट अपॉन टोटल वेट। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन पूछ ले, यानी किसी एटम का क्या दे दे, परसेंटेज दे दे और उस परसेंटेज से पूछे कि कोई कंपाउंड बना रहा है ये परसेंटेज, तो इस कंपाउंड का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकता है। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का फार्मूला बताया ए गिवन का मतलब जो जिस एटम का परसेंटेज पूछा है, जिस एटम का परसेंटेज पूछा है उसका एटॉमिक वेट इंटू 100। अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा है तो 1 अपॉन परसेंटेज। ठीक है, अगर n की वैल्यू दिया, अगर ये दे दे, अगर इंसुलिन हमने दिया था, जो क्वेश्चन कराया इंसुलिन का, इंसुलिन अगर हमने दिया था तो इंसुलिन में क्या सल्फर का फार्मूला बताया, सल्फर का परसेंटेज दिया था, तो सल्फर का एटॉमिक मास। अगर ये क्वेश्चन में दे देता कि इस कंपाउंड में सल्फर का नंबर कितना है 3 है, तो n की जगह पे क्या रखते, 3 रखते। आया समझ में। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन अलग अलग एटम का क्या दे दे, परसेंटेज दे दे और पूछे कि एटम जो होगा परसेंटेज होगा, ये तीनों एटम मिला के क्या कोई कंपाउंड बना रहा है तो उसका कंपोजिशन क्या होगा, उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, यानी वो कंपाउंड क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे। तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया है एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे हर एटम को और उससे क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। एम्पिरिकल फार्मूला जानना है तो जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। आया समझ में। अगर एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, अगर एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, एम्पिरिकल फार्मूला कोई दिया है और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दिया है, एम्पिरिकल फार्मूला कोई ले लो, हम CH4 ले लेते हैं। ठीक है, CH4 का एम्पिरिकल फार्मूला अगर ये दिया है तो इसका वेट कितना हो गया, कार्बन 1 12 14, यानी 16 क्या हो गया, इसका एम्पिरिकल वेट हो गया। क्या हो गया, एम्पिरिकल वेट हो गया। अगर मॉलिक्यूलर मास दे दिया 64 और बताओ कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, तो कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं, कैसे, n इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, यहाँ पे 64 दिया है, एम्पिरिकल वेट कितना दिया है 16 दिया है, कट करोगे क्या वैल्यू आएगी, n की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। अगर ये एम्पिरिकल फार्मूला है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना होगा, तो CH4 का n से इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, n की वैल्यू कितनी है 4 है, तो कार्बन C4H16 आ सकता है ऐसे। ठीक है, आया समझ में। ये हमने ऐसे ही बनाया है क्वेश्चन। ठीक है, ये कंपाउंड गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, इससे को न करना। ठीक है, हमने ऐसे ही बनाया है। ठीक है, तो कोई भी निकालना होगा एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है,
एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, यानी एम्पिरिकल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन करो। सर डी हो जाएगा आंसर। चैनल बंद हो गया क्या ये? होता है, वापस सर को बुलाना पड़ेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। मोल निकालेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछा है और क्या दिया है? ग्राम में दिया है। तो ग्राम से पहले क्या जाएंगे? मोल करेंगे और मोल से क्या निकालेंगे? मैक्सिमम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन पीवाई की। इस टाइम क्या है, केवल क्या करो, जो भी नोट्स पढ़ा है नोट्स रिवाइज करो, फार्मूला सारे रिवाइज करो और पीवाई जितनी बार हो सके पीवाई लगाओ। ठीक है, बाकी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में। अगर एनसीईआरटी पढ़े हो तो एनसीईआरटी पढ़ते रहो। तो जो भी टॉपिक बताया समझ में आया? क्या क्या बता दिया? लॉ ऑफ केमिकल मास बता, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बता दिया। यानी कोई भी कंपाउंड बनाना होगा हमें तो ये जो 5 लॉ है इस लॉ को फॉलो करना होगा। कुछ है कंट्राडिक्शन है, जैसे रेडियो एक्टिव रिएक्शन और आइसोटोपिक रिएक्शन। ठीक है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन में क्या होता है? मास डिके हो जाता है। आगे पढ़ो, फिजिक्स में पढ़ी होगी, मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो वहां पे मास का डिके हो जाता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में ये रूल फॉलो। डेफिनिट प्रोपोर्शन परसेंटेज बाय वेट के टर्म में, वॉल्यूम परसेंटेज बाय वॉल्यूम के टर्म में, और एक और क्या था? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी एक दो एलिमेंट मिलके अगर एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो उनका प्रोपोर्शन क्या होगा? सेम होगा, स्मॉल होल नंबर में। ठीक है, उनका रेशियो क्या होगा? स्मॉल होल नंबर। एवोगैड्रो लॉ ने क्या कहा था? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात करेंगे तो क्या होगा कि वॉल्यूम अगर सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा। आया समझ में? दूसरी बात, मोल निकालने का तरीका बताए थे। मोल निकालने का 3 तरीका। वॉल्यूम दिया हो तो नंबर ऑफ मोलर वॉल्यूम यानी 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। एमएल में होगा तो 22400 से डिवाइड कर देंगे। नंबर होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम अपन नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर जो 6.022 × 10⁻23 होता है। ठीक है, अगर वेट दिया है तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड। आया समझ में? बहुत दिन से कम नहीं, 5-10 मिनट, 5 मिनट स्ट्रीमिंग कर देते।